आप सभी को जय हिंद। आज हम एक नए विषय के साथ आपके सामने आए हैं और विषय का नाम है विजयनगर साम्राज्य। पिछले वीडियो में हमने आपको बताया था कि 1192 में मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज चौहान के बीच तराइन का दूसरा युद्ध हुआ। तराइन के दूसरे युद्ध में पृथ्वीराज चौहान हार गए और मोहम्मद गौरी पृथ्वीराज चौहान को हराने के बाद वापस अपना देश गजनी लौटने का निर्णय किया। लेकिन जाते समय मोहम्मद गौरी ने अपने सेनापति कुतुबुद्दीन ऐबक को भारत में अपना एक सामंत नियुक्त करने का निर्णय किया। भारत में कुतुबुद्दीन ऐबक को अपना सामंत बनाने के बाद वो वापस अपने क्षेत्र गजनी की ओर लौटने लगा। सामंत का मतलब शायद आप सभी जानते हैं। अगर आपने पिछला वीडियो नहीं देखा है तो उसे आप सभी वीडियो को लाइन से देखिए, क्योंकि सभी वीडियो सीक्वेंस में बन रहे हैं। अगर आप बीच में एक आध वीडियो छोड़ देते हैं तो आगे के वीडियोस आपको समझ में नहीं आएंगे। तो जब मोहम्मद गौरी वापस अपने देश गजनी की ओर लौट रहा था तो कुछ जाट सरदारों ने उन्हें घेर करके मार दिया। भाई अति भी तो बहुत किया था, इस कारण मार दिया। अब मोहम्मद गौरी की हत्या होने के बाद कुतुबुद्दीन ऐबक भी स्वतंत्र हो गया और वो किसी का सामंत नहीं रहा। उसने स्वतंत्र शासक होने की घोषणा कर दी कि भाई ये पूरा भारत वाला क्षेत्र मेरा है, मैं किसी के अंडर में नहीं। और इस प्रकार से गुलाम वंश की स्थापना हुई। कुतुबुद्दीन ऐबक ने गुलाम वंश की स्थापना की। भाई हम इसे गुलाम वंश इसलिए कहते हैं क्योंकि कुतुबुद्दीन ऐबक मोहम्मद गौरी का सेनापति था, लेकिन सेनापति से पहले वो उसका गुलाम था। मोहम्मद गौरी ने गुलाम के रूप में कुतुबुद्दीन ऐबक को खरीद करके लाया था और बाद में इसकी ईमानदारी और वफादारी को देखते हुए मोहम्मद गौरी ने कुतुबुद्दीन ऐबक को अपना सेनापति नियुक्त कर दिया। अब 1192 में जब कुतुबुद्दीन ऐबक को भारत का सामंत नियुक्त किया गया, वह समय से 1526 तक का जो समय है इसे हम दिल्ली सल्तनत के नाम से जानते हैं। लेकिन 15 मार्च 1201 में जब मोहम्मद गौरी की हत्या हो गई, उसके बाद से यह जो दिल्ली सल्तनत था यह स्वतंत्र शासकों के द्वारा शासन किया जाने लगा। मतलब पहले कुतुबुद्दीन ऐबक जो है मोहम्मद गौरी के अंडर में रह करके शासन करता था, लेकिन उसकी मृत्यु के बाद ये स्वतंत्र हो गया और आने वाले सभी शासक भी स्वतंत्र होकर के यहाँ पर शासन करने लगे। और यहाँ पर बहुत सारे वंशों ने शासन किया, जैसे गुलाम वंश, खिलजी वंश, तुगलक वंश, सैयद वंश और लोदी वंश। लोदी वंश में अंतिम शासक था इब्राहिम लोदी। 1526 में बाबर ने जिनके साथ पानीपत का युद्ध किया था और इस प्रकार दिल्ली सल्तनत का अंत हो गया और मुगल साम्राज्य की स्थापना हुई। लेकिन हम जो विजयनगर साम्राज्य की बात करने वाले हैं वो इसी दिल्ली सल्तनत के बीच की बात है। दिल्ली सल्तनत में एक वंश था तुगलक वंश, जिसकी स्थापना गयासुद्दीन तुगलक ने की थी। तुगलक वंश के समय में दिल्ली सल्तनत की स्थिति काफ़ी कुछ अच्छी नहीं थी, क्योंकि शासक उतने दूरदर्शी नहीं थे और इस समय अव्यवस्था भी काफ़ी हो गई थी। जनता में विद्रोह भी हो रहे थे और तैमूर लंग का आक्रमण भी हुआ था। भाई दो ही तो महान डकैत हुए हैं विश्व में, एक तैमूर लंग और एक चंगेज़ खान। चंगेज़ खान जिसके बारे में हम 11वीं कक्षा के यायावर साम्राज्य वाले विषय पर चर्चा करेंगे। तो तुगलक वंश के समय में दिल्ली सल्तनत थोड़ा कमज़ोर पड़ गया था और इसी कमजोरी का फायदा उठाते हुए दक्षिण भारत के कुछ सरदारों ने स्वतंत्र राज्य की स्थापना कर डाली। कृष्णा नदी और तुंगभद्रा नदी के बीच में जो क्षेत्र है वहाँ पर हरिहर और बुक्का नाम के दो भाइयों ने विजयनगर साम्राज्य की स्थापना की। विजयनगर साम्राज्य काफ़ी प्रसिद्ध साम्राज्य हुआ बाद में, और इसी के साथ ही बहुत सारे और छोटे छोटे वहाँ पर राज्य बने। और तुगलक वंश की इसी कमजोरी का फायदा उठा करके दक्षिण भारत में बहुत सारे शासकों ने स्वतंत्र क्षेत्र की स्थापना की। दक्षिण भारत में जो साम्राज्य बने उसमें से दो प्रमुख थे, एक विजयनगर साम्राज्य और एक बहमनी साम्राज्य। बहमनी साम्राज्य जहाँ एक मुस्लिम शासक था और विजयनगर साम्राज्य जहाँ एक हिंदू शासक था।
कृष्णा नदी और तुंगभद्रा नदी के बीच वाले क्षेत्र में हरिहर और बुक्का नाम के दो भाइयों ने विजयनगर क्षेत्र की स्थापना की और अपनी राजधानी हम्पी को बनाया। बाद में ये क्षेत्र बहुत दूर दूर तक फैला और ये एक साम्राज्य के रूप में विकसित हुआ। विजयनगर साम्राज्य में 4 प्रमुख वंश हुए, संगम, सुलुव, तुलुव और अरविदु। इसी में कृष्णदेवराय नामक एक राजा हुआ जो कि तुलुव वंश से संबंधित था। कृष्णदेवराय के समय में विजयनगर साम्राज्य की सीमा बहुत अधिक विस्तृत हो चुकी थी। विजयनगर की स्थापना जब हुई तो उसी समय और बहुत सारे छोटे छोटे क्षेत्रों की भी स्थापना हुई थी, जिनके बीच आपस में हमेशा विवाद बना रहता था। जैसे दक्षिण में कालीकट में एक शासक जमोरिन था, बीजापुर में आदिल शाह, बहमनी में महमूद बेगड़ा। तो ये सभी ऐसे शासक थे जो सभी एक दूसरे से हमेशा उलझते रहते थे। विजयनगर साम्राज्य में ही एक शासक हुए वीर नरसिम्हन राव। वीर नरसिम्हन राव की सेहत कुछ खास अच्छी नहीं रहती थी, तो अपने मृत्यु के अंतिम समय में जाते जाते उन्होंने अपने 6 साल के पुत्र को विजयनगर साम्राज्य का राजा बना दिया। और जब तक उसका 6 साल का बेटा जब तक बालिग नहीं हो जाता है, जब तक वो सोचने समझने के लायक नहीं हो जाता है, तब तक उन्होंने अपने सगे भाई अच्युत देव राय को उनके तरफ से शासन करने का आदेश दे दिया। और उनके जो सौतेले भाई थे कृष्णदेव राय, उनको बंदी बना करके उनकी आंख फोड़ने का निर्णय कर दिया। उनको बंदी बना करके उनके आंखों को फोड़ने का जो है आदेश दे दिया। जब कृष्णदेव राय को ये बात पता चली तो महाराज के मृत्यु के बाद उन्होंने तुरंत अपने सगे संबंधियों को सभी को कारागार में डाल दिया और सत्ता हथिया ली। कृष्णदेव राय एक महान शासक साबित हुए। कृष्णदेव राय के बारे में हम सभी जानते हैं, जिनके सलाहकार तेनालीराम, इसके ऊपर बहुत सारी सीरियल भी बनी हुई है। तो कृष्णदेव राय जब शासक बना तो उस समय विजयनगर साम्राज्य की स्थिति काफ़ी कुछ अच्छी नहीं थी। एक तरफ कालीकट में जमोरिन हमेशा विद्रोह करने के लिए तैयार रहता था, तो वहीं अगर हम दूसरी तरफ देखें तो बीजापुर में आदिल शाह गोवा पर कब्जा जमाए हुए बैठा था और बहमनी का महमूद बेगड़ा, उन्होंने भी विजयनगर साम्राज्य की सीमा को बहुत दूर तक के जो है कम कर दिया था। अब कृष्णदेव राय के पास एक काफ़ी बड़ी चुनौती थी कि वो अपने खोए हुए क्षेत्रों को फिर से वापस प्राप्त करें और अपने सभी भरोसेमंद सेनापति और सलाहकारों के माध्यम से उन्होंने अपने खोए हुए क्षेत्रों को फिर से प्राप्त किया। और कृष्णदेव राय के समय में विजयनगर साम्राज्य का जो क्षेत्र है वो सबसे ज़्यादा विस्तृत था। कृष्णा नदी से लेकर के बिल्कुल दक्षिण सुदूर जो भारत का क्षेत्र है हिंद महासागर के किनारे तक का, वो विजयनगर साम्राज्य में शामिल था। अपने क्षेत्र को कृष्णदेव राय ने कुछ इस प्रकार से प्राप्त किया। देखिए, जब यूरोपीय भारत आए तो उन्होंने भारत आने के लिए समुद्री मार्ग का चयन किया। अब भाई जो समुद्री मार्ग से भारत आएगा वो निश्चित रूप से दक्षिण भारत में प्रवेश करेगा, और जो थल मार्ग से अगर भारत आए तो वो भारत में उत्तर के क्षेत्र से प्रवेश करेगा। तो जैसे अरबी थे वो थल मार्ग से भारत आते थे, थलीय क्षेत्र से सड़क मार्ग से आते थे, तो वो उत्तर भारत से भारत में प्रवेश करते थे। अब ये जो अंग्रेज थे, यूरोपीय थे, ये जल मार्ग से भारत आए तो इन्होंने दक्षिणी भारत में सर्वप्रथम प्रवेश किया। अब दक्षिण भारत में आने के बाद यूरोपियों ने दक्षिण भारत में ही अपना व्यापार लगाना चालू कर दिया और दक्षिणी भारत व्यापार का बहुत बड़ा केंद्र बन गया। एक लेखक ने लिखा है कि भाई दक्षिणी भारत में ऐसा व्यापार होता है, ऐसा बाजार लगता है कि शायद ही विश्व का कोई ऐसा वस्तु होगा जो यहाँ खरीदा या बेचा नहीं जाता होगा। मतलब इस बात से आप समझ सकते हैं कि दक्षिणी भारत में बिल्कुल विश्व स्तर की मार्केटिंग होती थी। अब ये जो पुर्तगाली भारत आया, सबसे पहले वास्को डी गामा आया, फिर पुर्तगाली और उसके साथ आने लगे। तो जब ये पुर्तगाली भारत आए तो इन्होंने जमोरिन से मदद मांगी कि भाई आप हमें अपने क्षेत्र में व्यापार करने की इजाज़त दीजिए। लेकिन यहाँ पर अरबी पहले से अपना कब्जा जमाए हुए थे, यहाँ पर अरबी पहले से व्यापार करते थे और राजाओं के साथ उनका रिलेशन भी अच्छा था। तो पुर्तगालियों ने कहा कि आप इन अरबियों को वापस भगा दीजिए और उनके जगह हमें व्यापार करने की इजाज़त दीजिए। लेकिन जमोरिन
और बीजापुर के और बहमनी क्षेत्र के जो सुल्तान थे उन्होंने कह दिया कि भाई अरबियों के साथ हमारा पुराना रिलेशन है, हम तुम्हारे लिए उनके साथ अपना रिलेशन क्यों बिगाड़े। और इस प्रकार से पुर्तगालियों का बात मानने से मना कर दिया। तब ये पुर्तगाली कृष्णदेवराय के पास गए और उनको कहा कि महाराज, हम इससे पहले जमोदीन के पास भी गए थे, कालीकट के राजा जमोदीन के पास भी गए थे और आदिल शाह के पास भी गए और उनसे हमने व्यापार करने की इजाज़त मांगी, लेकिन उन्होंने हमारी बातें जो है नहीं मानी। अब वो हमारे शत्रु हो गए हैं और वो आपके भी शत्रु हैं। अगर आप आदेश दें तो हम उनके साथ शत्रुता करने में आपकी मदद कर सकते हैं, हम उन्हें हरा सकते हैं और उनके क्षेत्रों को आपको दे सकते हैं। तब कृष्णदेवराय ने बड़ी चालाकी से पुर्तगालियों का लाभ उठा करके अपने खोए हुए क्षेत्र को वापस प्राप्त कर लिया और इस प्रकार से कृष्णदेवराय ने अपने साम्राज्य का विस्तार किया। लेकिन 1529 में कृष्णदेवराय की मृत्यु हो गई और कृष्णदेवराय की मृत्यु के बाद उनके उत्तराधिकारी बने सदाशिवराय और सदाशिवराय के सेनापति थे रामराय। सदाशिवराय एक ऐसा शासक था जो कभी भी अपनी बुद्धि का उपयोग नहीं करता था, वो हमेशा अपने सलाहकार रामराय के कहे अनुसार ही शासन करता था। अब सदाशिवराय ने सोचा कि भाई अगर मैं सभी अपने पड़ोसी राजाओं के मध्य फूट डाल दूं तो वो आपस में लड़ मरेंगे और मुझे फायदा होगा। लेकिन सदाशिवराय के इस विचार के बारे में पड़ोसी राज्यों को जानकारी हो गई और सभी पड़ोसी राज्यों ने एकजुट होकर के सदाशिवराय के ऊपर आक्रमण कर दिया और 1565 तक के विजयनगर साम्राज्य का अस्तित्व ही समाप्त कर दिया। विजयनगर साम्राज्य की अस्तित्व पूरी तरह समाप्त हो गई। लेकिन जब अंग्रेज भारत आए तो उन्होंने भारतीय इतिहास के ऊपर थोड़ा अपना इंटरेस्ट दिखाया और विजयनगर के अस्तित्व को खोजने में भी लग गए। देखिए, अंग्रेज जब भी किसी क्षेत्र में जाते थे वहाँ के प्राकृतिक संसाधनों का उपयोग करने के लिए तो वो ऐसे लोगों को अधिकारी बना करके भेजते थे जो आर्कियोलॉजिस्ट भी हो, मतलब पुरातत्ववेत्ता भी हो। क्योंकि भाई जब ये अधिकारी किसी क्षेत्र में जाएंगे, वहाँ खदानों में काम करेंगे, तो मान लेते हैं अगर वो सोना खदान में काम कर रहे हैं तो सोने की खुदाई करने के लिए, तो सोने को प्राप्त करने के लिए जब वो खुदाई करेंगे तो उनको पुरातत्व से संबंधित वस्तुएं भी मिलेंगी। तो इस कारण ज़्यादातर अंग्रेज अधिकारी आर्कियोलॉजिस्ट मतलब पुरातत्ववेत्ता भी होते थे। तो ऐसे ही एक अंग्रेज इंजीनियर थे कर्नल मैकेंजी, जो कि एक आर्कियोलॉजिस्ट भी थे। तो कर्नल मैकेंजी जो है उन्होंने हम्पी की खोज कर ली, जो विजयनगर साम्राज्य की राजधानी थी हम्पी, उसकी खोज की। हम्पी आप सभी जानते हैं 50 रुपये का जो हमारा नोट होता है उसके पीछे हम्पी का रथ होता है ना, हम्पी का रथ जिसे कृष्णदेवराय ने बनवाया था। और इस प्रकार से 1556 तक के बहुत सारे मूर्तियाँ, अभिलेख वगैरह कर्नल मैकेंजी ने जो है वहाँ पर खोजे और वहाँ के जो मंदिर है जैसे विट्ठल देव मंदिर है ना, वहाँ पर वो जाते थे और वहाँ के जो पुजारी हैं उनसे यह क्षेत्र अस्तित्व में कैसे आया और इसके इतिहास के बारे में वो जानकारी लेते थे। तो इस प्रकार था हमारा विजयनगर साम्राज्य का एक ओवरव्यू। अगले वीडियो में जो है हम इसके बारे में आगे की जानकारी लेंगे। ओके।